प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री बाबा रामदास जी। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो बाबा जी, पशुपतिनाथ की कृपा से जो है नेपाल में जो एक घटनाक्रम चल रहा था उसका पटाक्षेप हो गया और वहां पर अब सुशीला कार्की जी अंतरिम प्रधानमंत्री बन गई हैं। भगवान नेपाल को शांति दे, समृद्धि दे। और अब चूंकि मोदी समर्थक एक इंसान वहां पर है तो मुझे लगता है वहां विकास भी होगा, वहां पर टूरिज्म भी बढ़ेगा और पुरानी सारी समस्याओं से निकलकर नेपाल बाहर बाहर आएगा। खैर, लेकिन नेपाल में जो घटना हुई इसके यहाँ के कई लोगों की बड़ी इच्छाएं जागृत हुई कि भारत सरकार के साथ भी ऐसा होना चाहिए। कई लोगों ने निर्मला सीतारमन के खिलाफ भी इस तरीके के बयान देना शुरू किया कि इनको भी दौड़ाना चाहिए। दे वांटेड टू सुपर इम्पोज। बाद में पता चला कि भाई साहब, नेपाल की जनता तो वहां के भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री ओली और जो भी उसका पूरा खानदान, जो वंशवाद की राजनीति वहां चल रही है, उसके खिलाफ था। वंशवाद की राजनीति हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को भी नहीं समझ में आती है और उसके बहुत खिलाफ रहते हैं। और देश बर्बाद करने में वंशवादियों का बहुत बड़ा योगदान है, इसमें तो कोई शंका नहीं। यहाँ अखिलेश यादव भी कह रहे हैं नेपाल जैसे से डरना चाहिए। ठीक, प्रशांत भूषण कह रहे हैं। आजकल भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं कि बताइए आपके बच्चे जो है मतलब आपके बच्चों को डंडे खाने पड़ रहे हैं और भाजपा के नेता के नेताओं के बच्चे बाहर पड़, मतलब वंशवाद का आरोप भाजपा पर लगाया जा रहा है जहां वंशवाद नाम का कोई चीज नहीं। तो बाबा जी, चूंकि आरोप लगाया जा रहा है तो ये मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा, ये वंशवादी क्या प्रवृत्ति है कि कुछ लोग जो इन्हीं को जाके वोट देते हैं, कुछ इन्हीं के कार्यकर्ता होते हैं, एक ही परिवार के आगे नतमस्तक रहते हैं। ये एक हमारे समाज का क्या चरित्र है कि आज भी लालू, तेजस्वी, अखिलेश, केजरीवाल का लड़का भी किसी दिन आ ही जाएगा, ऊपर उमर अब्दुल्ला, फिर नीचे सुप्रिया सूले, उद्धव ठाकरे, ऊपर उधर स्टालिन, बाकी राहुल, सबके नेता राहुल गांधी। ये क्या है सर? हम भारत जो है कैसे पीछा छोड़ा इन वंशवादियों से? बाबा जी। संदीप भाई, वैसे एक बात बताऊं आपको जी। अगर वंशवाद की राजनीति चल रही है देश में तो इसके लिए मैं पॉलिटिकल पार्टीज और नेताओं से ज्यादा जनता को दोषी मानता हूं। जनता वोट देती क्यों है? ये जनता वंशवाद की पोषक होती है, नेता नहीं होता। तो जनता होती है। मुझे एक बात बताइए, अच्छा, कुछ लोग भाजपा पे भी वंशवाद का आरोप लगाते हैं। देखिए, दुनिया के हर बच्चे को अपना करियर बनाने का हक है। उसको आप इसलिए वंचित नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा बाप प्रिविलेज्ड है या तुम्हारा बाप एक सुपर अचीवर है, तुम्हारा बाप एक बहुत बड़ा आइकॉन है, इसलिए तुम जिंदगी में कुछ नहीं करोगे। पर वहां पे क्या है कि बच्चे को स्ट्रगल करके अपना करियर खुद बनाना चाहिए। जब भी लोग भाजपा पर आरोप लगाते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं, किसी भाजपा नेता का, किसी भाजपा के मुख्यमंत्री का बेटा सीधे मुख्यमंत्री नहीं बनता है। वो जो राजनीति की जो पहली सीढ़ी होती है ना, शुरुआत वहां से करता है। आप बता दीजिए कि भाजपा में किस नेता, किस मुख्यमंत्री का बेटा सीधे मुख्यमंत्री बना, या किस मुख्यमंत्री का बेटा सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, या किस प्रधानमंत्री का बेटा सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, या सीधे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, या टॉप पोस्ट में। हाँ, अगर वो लोएस्ट लेवल से शुरू कर रहा है राजनीति और राजनीति में कैरियर बना रहा है, आप उसको कैसे रोक सकते हैं? पर शुरू किया और पहले दिन ही टॉप पे पहुंच गया, यहां पे आपत्ति होती है, नंबर 1। अच्छा, कुछ नेताओं ने अपने बच्चों को वो राजनीति में नहीं लाए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल नीतीश बाबू आज बहुत बूढ़े हो चुके हैं, बीमार हो चुके हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर प्रश्न चिन्ह है, पर पूरे बिहार में एक चर्चा चल रही है और उनके ऊपर दबाव है कि वो अपने बेटे को आए और पार्टी की बागडोर सौंपे। क्यों?
क्योंकि उनके पास जो 7-8-9% कुर्मी वोट है, उस वोट का क्या होगा? तो एक तो जाति का अपना नेता, हर जाति को अपना नेता चाहिए। मैं हमेशा जब भी मुझे ये सब, मुझे हम लोग को जब अंधभक्त बोलते हैं तो आमतौर पे मैं दो वर्गों के निशाने पे हमेशा रहता हूं, उत्तर प्रदेश में यादव जी लोग के और हरियाणा में जाट भाइयों के। है साले तू अंधभक्त है? मैंने कहा हाँ भाई, मैं तो गर्व से कहता हूं कि मैं मोदी का और भाजपा का अंधभक्त हूं। पहले तो तू अपनी बता, तू किसका है? फिर चुप हो जाता है। मैंने कहा तू भी तो बोल ना, तू हुड्डा का अंधभक्त है, बोल ना। बोला हाँ मैं हूं। हाँ, मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा चल, तूने स्वीकार तो किया कि तू हुड्डा का या तू मुलायम यादव का या लालू यादव का अंधभक्त है। और मैंने कहा ओ भाई, तू हुड्डा का अंधभक्त इसलिए है कि तू भी जाट और हुड्डा भी जाट। पर इतना ध्यान रखिए, मोदी बाई कास्ट तेली है और मैं ठाकुर हूं। मैं एक ठाकुर होके मैं तेली का अंधभक्त हूं। मैं किसी जाति की वजह से उसका अंधभक्त नहीं हूं। मैं एक आइडियोलॉजी, विचारधारा, और वो विचारधारा क्या है? राष्ट्र प्रथम। सही बात। मैं उस विचारधारा के कारण मोदी का अंधभक्त हूं। और इससे पहले सुनो, मोदी से पहले मैं अडवाणी जी का अंधभक्त था। अडवाणी जी से पहले मैं अटल बिहारी वाजपेयी का। एक अडवाणी जी सिंधी थे, अडवाणी जी सिंधी थे, अटल जी ब्राह्मण थे। उससे पहले मैं कल्याण सिंह का अंधभक्त था, वो बाई कास्ट लोधी ओबीसी थे। उससे पहले कुछ दिनों के लिए मैं वीपी सिंह का भी अंधभक्त हुआ था, जब उन्होंने राजीव गांधी के खिलाफ। आजकल मैं यूपी में बाबा का अंधभक्त हूं। पर इनमें से कोई सा भी का मैं अंधभक्त इसलिए नहीं हूं कि वो मेरी कास्ट के। और मैंने कहा तू जो अंधभक्त है ना, चाहे तू लालू का अंधभक्त है चाहे मुलायम का अंधभक्त है, वो सिर्फ इसलिए है कि तू भी अहीर वो भी अहीर, तू भी जाट वो भी जाट। मैंने कहा इसलिए तेरी अंधभक्ति और मेरी अंधभक्ति में अंतर है। तो जो जातियों को अपनी जाति का नेता चाहिए, हर हालत में चाहिए, तो ये दोष सर जनता का है, वोटर का है। इसके लिए आप 100% नेता को और उसके परिवार को दोषी नहीं मान सकते। अच्छा सर, जातिवाद का तो वो एक समस्या है। परिवारवाद जो है, परिवारवाद से बच सकती थी पार्टियां। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बताऊंगा आपको, अकाली दल तो किसी परिवार की पार्टी नहीं थी। उस पे धीरे धीरे ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जब सारी की सारी लीडरशिप ही एक तरह से खत्म कर दी गई, आतंकवाद में मर गई बेचारी या बैठा दी गई घर, तो ऐसे कठिन परिस्थितियों में फिर बादल साहब ने संभाली पार्टी, वापस चुनाव जीते सत्ता में आए। उसके बाद धीरे धीरे सुखबीर बादल ने पार्टी पे कब्जा कर लिया। आज अकाली दल सुखबीर बादल बादल साहब के खानदान की पार्टी हो गई और वहां भी परिवारवाद चल पड़ा। तो उन पार्टियों में भी जिनमें परिवारवाद नहीं था, जनता का प्रेशर था कि आप परिवारवाद लाओ। जब भाजपा ने बहुत खूबसूरती से इसको टैकल किया। भाई आज वसुंधरा जी के साथ क्या खींचता है? वसुंधरा जी कहती थी कि मेरे बेटे को एडजस्ट करो, मोदी ने कहा फिर आप हट जाइए, कोई एक ही होगा, या तो आप रहेंगे या आपका बेटा रहेगा। अच्छा एक चीज और, मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दे। तो मैंने ब्रजभूषण शरण सिंह जी के बेटे से पूछा कि एक परिवार में आप लोग को 2 टिकट मिल कैसे गए? कहते तो मैं शुरू से, जब मैं बहुत छोटा था तब से गोंडा सदर वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करता था, और वो सीट लगातार 4 या 5 चुनाव से लगातार भाजपा हार रही थी। मतलब गोंडा सदर उन सीटों में गिनी जाती थी जहां भाजपा कभी नहीं जीती। तो मैंने कहा जी मुझे टिकट दो, मैं जीत के दिखाऊंगा। तो बकायदा विचार विमर्श हुआ। तो
वहां पे पार्टी ने अपनी पॉलिसी को डाइल्यूट किया कि चलो पिताजी सांसद है तो बेटे को विधायक का टिकट, पर उस सीट से जो कि हम हमेशा हारते हैं, और वो लड़के जीत गया और लगातार जीत रहा है, 3 या 4 बार जीत चुका है। सर इसको आप नेपोटिज्म कहेंगे क्या? दिस इज नॉट नेपोटिज्म। नहीं, नेपोटिज्म तो सीधे सीधे पार्टी पर कब्जे की बात हो गई ना, कि मुलायम ने बेटे को सौंप दी, प्रतीक भाई को भूषण सौंप ने दी। अपनी पॉलिटिकल स्पेस खुद क्रिएट की, और एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां लगातार पार्टी हारती थी, वहां पे अपना निजी जनाधार बना के अब वो लगातार जीत रही है पार्टी वहां से। दिस इज नॉट नेपोटिज्म। नेपोटिज्म वहां होता है जहां एक ही सीट को पहले दादा लड़ता था, फिर बाप लड़ा, अब बेटा लड़ रहा, उसके आगे उसका बेटा तैयार है लड़ने के लिए, और जहां नाना प्रधानमंत्री था, फिर दादी प्रधानमंत्री बनी, फिर बाप प्रधानमंत्री बना, फिर मां प्रधानमंत्री बनी, अब मेरा हक है, मैं 5th जनरेशन नेपो किड, यहां विरोध है। बाबा जी इसमें एक चीज और है, सरकार तो फिर भी सरकार चुनना जनता का कार्य है, जनता चुनती है, पलट भी देती है। अखिलेश यादव 2 बार चुनाव हार चुके हैं उत्तर प्रदेश का विधानसभा का। पर मुख्य रूप से कि ये जो मैंडेट होता है कि पार्टी की जो कमान होती है, पार्टी का जो अध्यक्ष होता है, वो तो एक इंसान के हाथ में होता है, वो दूसरे को सौंप देता है बिना जनता से पूछे। तो ये भाजपा क्यों भाजपा में नेपोटिज्म का इसलिए नहीं रहता क्योंकि पार्टी की आप देखिए कमान कैसे 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 किसके किसके पास जाती रहती है, क्या प्रक्रिया होती है। भाजपा तो आजकल अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, एक अलग अंतर विरोध चल रहा है किसी के बाद। अमित शाह ने जैसा को तो नहीं बिठा दिया ना, या नड्डा जी के लड़के को तो नहीं बिठा दिया ना, या मोदी जी ने अपने किसी रिश्तेदार को तो नहीं बिठा दिया ना। ये जो एक धारणा है कि हम पार्टी सीधे अपने बेटे को सौंप देंगे, या अपने बच्चों को सौंप देंगे, या अपने भाई को सौंप, किसी को सौंप देंगे। शरद पवार के एक दूसरा ही गेम है कि परिवार में ही लड़ाई है कि अजीत पवार बनेंगे पार्टी अध्यक्ष की सुप्रिया सुले बनेंगे, वहां पे पार्टी टूट जाती है। तो सरकार चुनना, विधायक चुनना वो एक अलग कहानी, जमीन पे लड़िए, जाइए, संघर्ष करिए, जनता आपको जिताएगी तो जीत गए, नहीं तो कोई बात नहीं। भाई वायनाड की जनता ने राहुल गांधी को चुन लिया, आगे वापस सांसद बन के। अमेठी हारा तो वायनाड से जीता, नई नई स्पेस क्रिएट की उसने, फाइन। पर ये पार्टी की अध्यक्ष क्यों बच्चों को सौंपी जा रही है बाबा जी? और इसके लिए तो अखिलेश यादव ने बाकायदा चाचा शिवपाल से लड़ाई लड़ ली, मुलायम सिंह यादव को धक्का भी दिया पार्टी के अध्यक्ष के लिए, उस सिंबल के लिए। ये कौन सा है कि हमारी पार्टी तुम ले जाओ जाओ? यही प्योर परिवारवाद है। जब आप पार्टी जब पार्टी एक जाति की हो जाती है और जब पार्टी एक परिवार की हो जाती है, तो वहां लोकतंत्र कॉम्प्रोमाइज है। भारत में ज्यादातर पार्टीज जो रीजनल पार्टीज हैं, वो एक जाति विशेष की हो गई हैं और परिवार विशेष की हो गई हैं, और इसी के कारण आज जो ये हमारे पूरे विपक्ष की जो दुर्दशा हुई है, जो ये परिवारवादी राजनीति होती है ना सर, इसका जो सबसे बड़ा एक कैरेक्टरिस्टिक है कि अपने बेटे के अलावा किसी और को पनपने मत दो। भाई आखिर हिमंता विश्व शर्मा जैसा लीडर असम में नहीं पनप पाया ना। असम कांग्रेस में, हाँ, असम कांग्रेस में हिमंता विश्व शर्मा नहीं पनप पाए, और बीजेपी में आते हैं तरुण गोगोई पनप गया। गोगोई वहां पनप रहा है क्योंकि वो मुख्यमंत्री। अच्छा एक मिनट, उड़ीसा में क्या हुआ? उड़ीसा में यह हुआ कि पिता ने अपनी पार्टी बेटे को सौंपी, बेटे ने शादी नहीं की, तो बेटे के आगे कोई बेटा नहीं हुआ, तो वहां उत्तराधिकारी चूंकि कोई था नहीं, तो अब पार्टी जो है, अब समझ में नहीं आ रहा पार्टी किसको सौंपे।
बीजू जनता दल, बीजू पटनायक जी एंड फैमिली। शिवसेना का सत्यानाश क्यों हुआ? क्योंकि अपने निकम्मे नकारा नालायक बेटे को ही पार्टी सौंपने की मजबूरी थी, उन्हीं को, अपने बेटे को पार्टी सौंप दी। शरद पवार का भी इसी तरह सत्यानाश होगा, आप देख लीजिएगा। बेटे बेटी को ही सौंपनी है। जो बाहरी टैलेंट है, जो और एक से एक टैलेंट, बीजेपी की सबसे बड़ी खासियत क्या है? बीजेपी में इसीलिए टैलेंट की कमी नहीं, क्योंकि टैलेंट, भाई इनको अपने सिर्फ परिवार में टैलेंट देखना है ना। नहीं तो आपको क्या लगता है कांग्रेस में टैलेंटेड लोगों की कमी है क्या? एक से एक टैलेंटेड लोग पढ़े, तो राहुल गांधी की वजह से पनप ही नहीं पा रहे। आज अगर पार्टी, मैं तो कहता हूं कि आज अगर पार्टी किसी भी तरह ये गांधी परिवार के चंगुल से मुक्त हो जाए, तो पहले 5 साल तो दिक्कत आएगी, पर उस 5 साल के बाद जो है पार्टी फिर अपने नेचुरल ग्रोथ की तरफ बढ़ जाएगी, क्योंकि 5 साल में एक ठीक ठाक लीडरशिप तैयार हो जाती है। सर यहाँ तो भाजपा में ये संघर्ष डेली का है। भाई योगी जी अगर मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं तो उसके बाद वो अंदरूनी ही पार्टी के जो भी रहता है उससे 10 कदम आगे रहने के लिए आपको इतने कार्य करने पड़ते हैं, ताकि आप, मोदी जी भी गुजरात में पूरा गुजरात मॉडल बनाया उन्होंने कि भाई मैं अपने ही लोगों से 10 कदम आगे रहूं कम से कम, अगर आगे दावा ठोकना है तो आप ये कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन आपको और बेहतर बनाता है। ये हेल्दी कंपटीशन यदि पारिवारिक पार्टियों में काटा जा रहा है तो क्या एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए? बाबू जी, मेरा अंतिम सवाल है, इसके बाद मैं चाहूंगा चर्चा का समापन, कि क्या क्रीमी लेयर नाम का जो एक होता है कि आरक्षण में क्रीमी लेयर, एक बार जिसको आरक्षण मिल गया उसके परिवार को आगे आरक्षण नहीं मिलेगा, ये एक व्यवस्था पे बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, ये सब वो सब चल रहा है, सरकार भी कई बार कानून बनाने का कार्य करना चाहती। आज जब वंशवाद के खिलाफ रहने वाले, आज तक तो चलिए वंशवादी लोग ही जो है प्रधानमंत्री वगैरह बनते थे, तो वो लोग एक कानून क्यों लाते, पर आज यदि मोदी जी वंशवाद के खिलाफ हैं तो क्या यह एक कानून लाया जा सकता है कि भैया जिसके पिताजी सरकारी एक बार हो गए, सरकार चला ली, उनका परिवार में अब कोई सरकार में उस पद को न ले, इसकी एक व्यवस्था हो। कारण क्या है कि मान लीजिए किसी नेता का कोई बच्चा नहीं बन पाता, नहीं बना, तो क्या कोई देश में आफत आ जाएगी? जो आप ये कह रहे हैं कि बाहर से और अन्य टैलेंटेड लोगों के लिए जगह तो बनेगी सर, क्यों बाबू जी? सर ये एक व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, देखिए, सरकार की बात ऐसा कर रहा हूं। कानून बना के इस प्रवृत्ति को रोकना। अच्छा एक चीज, आज तक हिंदुस्तान में जितने चोर, बदमाश, गुंडे, डकैत, माफिया जीतते रहे, क्या वो आपको क्या सचमुच लगता है कि वो बूथ कैप्चरिंग करके और बंदूक कट्टा सटा के वोट लेते हैं? नहीं, कट्टा सटा के वोट लेने वाले दिन बहुत पहले, 20 साल पहले खत्म हो चुके थे। इसके बावजूद चोर, डकैत, बदमाश जो है, भ्रष्टाचारी चुनाव जीतते हैं ना। कौन से मनोज कानून सिन्हा बना जी के को आप मनोज सिन्हा जी को पब्लिक हराकर को, मनोज सिन्हा जी को हराकर अफजाल अंसारी जीता ना 19 का जीता चुनाव। ना, जीता ना। जबकि मनोज सिन्हा ने, सर मैं आपको बता नहीं सकता कितना काम किया था कार्यक्रम में, तो मेरा तो गृह क्षेत्र है। तो सर बात यह कि एक महाकरप्ट आदमी को जनता जिता देती। हमारे यहां सैदपुर से कल्याण सिंह जी की गवर्नमेंट में विधायक और मंत्री थे, वो जो बाद में अभी चंदौली से लड़ते हैं, उनको देखिए नाम में पता नहीं क्यों मेरे दिमाग से उतर जाता है, महेंद्र पांडे जी। महेंद्र नाथ पांडे। सर उस आदमी ने सैदपुर क्षेत्र में इतना काम कराया, अच्छा लोग कहते हैं ना कि नेता पब्लिक से मिलने नहीं आता, वो आदमी प्रतिदिन क्षेत्र में रहता था, रात 2 बजे तक। कोई ऐसा नागरिक नहीं था जिसके दरवाजे पे वो स्वयं 5 साल में एक बार ना गए। गांव, उस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रत्येक घर पे उस आदमी ने चाय पी रखी थी। 6 या 7 6 साल रहे थे।
चुनाव में, और विकास कार्य इतना किया था कि आप सोच नहीं सकते। चुनाव में चौथे नंबर पे आए थे और जीता कौन था? कैलाशनाथ यादव नाम का एक टेलीकॉम का भ्रष्ट ठेकेदार, जिसने सोचा कि अब मैं राजनीति करूंगा, पता नहीं 1 या 2 करोड़ में मायावती से टिकट लिया, और जब जीता चुनाव तो सबसे, मायावती के बाद सबसे पहली शपथ कैलाशनाथ यादव ने ली थी। कैबिनेट मंत्री, जीवन में पहली बार चुनाव लड़ा, 2 करोड़ देके टिकट लिया और 2 करोड़ देके मंत्री पद लिया, और हराया किसको? महेंद्र नाथ पांडे को, जिन्होंने जिंदगी भर सैदपुर कंस्टिट्यूंसी की सेवा की थी। कौन सा कानून बना के रोक लेंगे इस प्रवृत्ति को पब्लिक की? जब पब्लिक जानती है कि महेंद्र नाथ पांडे अच्छा बहुत ईमानदार थे, 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आज तक कोई आरोप नहीं लगा महेंद्र नाथ पांडे पे, और 20-25 साल तक सैदपुर की जनता की सेवा की, चौथे नंबर पे आया। अच्छा चलो, एक बार चलो गलती हो गई, अगली बार फिर हारे, तीसरी बार फिर हारे उसी सैदपुर से। अब कानून बना के कि नहीं, भ्रष्ट आदमी को जिताना मना है, ईमानदार को ही वोट देना है, बना लीजिए कानून, कानून बना के रोक लेंगे दुनिया। अच्छा सर, आप महेंद्र नाथ पांडे जी की बात करते हैं, उन्हीं चंदौली की बात आप कर रहे हैं, बगल में बनारस है। पीएम मोदी से बेहतर कैंडिडेट कौन है पूरे देश में? 24 में देखिए क्या क्या वोट मार्जिन था, और 24 के रिजल्ट की बात कर लीजिए सर, 10 साल में क्या नहीं किया देश के लिए, क्या नहीं किया। बनारस में 303 से 310 हो गई होती, 302 हो गई होती, 301 हो गई होती, सीधे 60 सीट का। और राहुल गांधी रायबरेली से आके वापस जीत जाता है सर, अमेठी से। रायबरेली से भी जीतता है और अमेठी से स्मृति ईरानी को हरवा देता है। बनारस के 4.5 लाख लोगों ने अजय राय को वोट दिया। अजय राय का इतिहास बनारस नहीं जानता है क्या? अजय राय का आपराधिक इतिहास, उनके माफिया छवि से बनारस परिचित नहीं है क्या? ये एक अलग चर्चा है, पर वापस मैं नेपो किड्स पे आता हूँ। कम से कम सरकार जो कानून बनाती है, जनता उससे प्रभावित होना शुरू हो जाती है, जनता वो कार्य करती है। भाई नोटबंदी था, नोटबंदी हुआ, किसी को नहीं हवा थी कि भाई ये काम भी हो सकता है, पर उसके बाद जनता को नई दिशा मिली, यूपीआई आ गया। अब देखिए गली गली में एकदम आदमी फोन पे ही पेमेंट चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो जीएसटी आया, वो एक नया कानून। तो सरकार तो सर एक समाज की दिशा दशा चेंज करने के लिए मेन ताकत तो सरकार के पास है, वो ये कार्य कर सकती है। क्यों वंशवाद क्यों हो सर? वंशवाद को क्यों? और वंशवाद का भारत ने बहुत बुरा भुगता है, सरकार में वंशवाद क्यों हो? तो हो सकता है फिर पार्टियों में भी वंशवाद खत्म होना शुरू हो जाए। भाई जब पता है एक आदमी को कि मेरा बेटा को मैं अब मुख्यमंत्री नहीं बना पाऊंगा, तो पार्टी में जो टैलेंट होगा वो दूसरा तीसरा टैलेंट पैदा होगा, कोई समस्या नहीं। सर देखिए, मैं बताऊं, दुनिया की हर समस्या का हल कानून से नहीं है, एजुकेशन है। हमें अपनी वोटर को ये सोचना होगा कि मुझे जातिवाद और परिवारवाद से ऊपर उठ के राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रथम की भावना से जब वोटर वोट देने लगेगा, ये समस्या अपने आप हल हो जाएगी। और आप मुझे बताइए ना, पिछले 10-12 सालों में राष्ट्र प्रथम की भावना से वोट देने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है ना, मानेंगे ना? लगभग आज देश के लगभग 40% लोग राष्ट्र को ध्यान में रख के वोट दे रहे हैं ना। तो अगर हम 40% तक पहुंचे तो बहुत जल्दी ये संख्या 50 क्रॉस कर जाएगी। जिस दिन 50 क्रॉस कर जाएगी ना सर, फिर ये लोग अपने आप न्यूट्रलाइज करेंगे, खत्म हो जाएंगे। आप देख लीजिएगा अगले 10 सालों के अंदर नेपो किड्स और नेपो किड्स की सारी पॉलिटिकल पार्टीज खत्म हो जाएंगी। ठीक, ये भी एक तरीका है। चलिए, तो बाबू जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमें समय दिया, और इस राजनीति पर, क्योंकि राजनीति पर आप एक अच्छी नजर रखते हैं, इस राजनीति पर, वंशवादी राजनीति पर आपने अपनी राय और अपनी कहानियां हमसे साझा की। दर्शकों, आपकी क्या राय है नेपो किड्स के साथ, राजनीति वालों के साथ क्या होना चाहिए? आप हमें कमेंट्स में राय में जरूर बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, आपके माध्यम से बात जो है दूर तक जाती है, तो हमें भी अच्छा लगता है। और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, प्रारब्ध और बाबा रामदास जी का चैनल, बाबा की खरी कोटी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।
जय श्री राम। हर हर महादेव।